घर वापसी के भव्य स्वागत के बाद इशिका अपने पति इवांस के साथ अपने इस आलीशान और भव्य शाही कमरे में आ गई। कमरा आज भी उनकी यादों से महक रहा था। कमरे का दरवाजा बंद होते इवांस का वह कड़कपन पिघल गया। उसने बिना एक पल गवाए बेहद भावुकता और पजेसिवनेस के साथ आगे बढ़कर इशिका को अपनी बाहों में घेर लिया और उसने इशिका को इतनी जोर से अपने सीने से लगाया जैसे मानो वह खुद को ही यकीन दिला रहा हो कि उसकी रानी साहब पूरी तरह सुरक्षित उसके पास लौट आई हैं। इशिका इस वक्त इवांस के सीने पर सर रखे हुए थी, लेकिन उसकी नीली आंखें बिल्कुल शांत नहीं थी। वह अपने माइंड रीडिंग पावर से पहले ही सब कुछ जान चुकी थी। वह जानती थी कि उसका एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि राइमा ने करवाया था। यह भी अच्छे से जानती थी कि उसके राणा साहब कार्तिक और बड़े भाई अधिराज को भी यह सच पता चल चुका है और वह सीक्रेट अड्डे पर उस ड्राइवर का खात्मा भी कर चुके हैं। लेकिन सही वक्त के इंतजार में इशिका ने इवांस से कुछ नहीं पूछा। वह बस बहुत ही शांति से राइमा के खूंखार अंत और उसकी मौत का इंतजार कर रही थी। अगली सुबह पैलेस के विशाल और आलीशान लिविंग हॉल में नज़ारा देखने लायक था। मखमली सोफे पर पूरा राणा परिवार और राजवंश परिवार साथ में बैठा था। तभी सीढ़ियों से उतरकर इशिका और इवांस भी वहां पहुंचते हैं। सबके साथ बैठ जाते हैं। सभी लोग आपस में हंसते मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। राइमा भी सोफे पर बैठी हुई अपनी झूठी मुस्कान बिखेर रही थी। इवांस ने अपनी गहरी और कड़क आंखों से कार्तिक की तरफ एक इशारा किया। वह इशारा मिलते ही कार्तिक के चेहरे पर एक जानलेवा गंभीरता आ गई। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और हॉल के बीचों बीच जाकर अपनी पूरी ग्रीमबा के साथ कहा, पापा और राजवंश परिवार के सभी बड़े बुजुर्ग, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिए। पिछले हफ्ते बाबिसा के साथ जो एक्सीडेंट हुआ था वह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, बाबिसा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए। कार्तिक की यह बात सुनते ही पूरे हॉल में जैसे सन्नाटा छा गया। सभी परिवार वाले हैरान रह गए। अभिराज जी और रणधीर जी के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। अभिराज जी ने गुस्से से कहा, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि राजवंशों की बेटी और राणा परिवार की बहू पर जानलेवा हमला करने की जुर्रत करे। तभी कार्तिक ने रिमोट उठाया और हॉल में लगी बड़ी सी एलईडी स्क्रीन पर एक सीक्रेट वीडियो और ऑडियो प्ले कर दी। स्क्रीन पर वीडियो चल रही थी जिस पर राइमा साफ साफ बात करते हुए राइमा को जान से मारने की बात कह रही थी। सच सामने आते ही पूरे पैलेस की दीवारें कांप उठी। दोनों परिवार की आंखों में भयंकर गुस्सा उतर आया। इससे पहले कुछ कोई समझ पाता, रुक्मणी जी बिजली की फुर्ती से आगे बढ़ी। उन्होंने बिना एक पल गवाए अपनी पूरी ताकत से राइमा के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की गूंज पूरे हॉल के सन्नाटे में आ गई। रुक्मणी जी ने गुस्से से कहा, नीच लड़की, हमें तो तुम पहले से ही अपनी हरकतों की वजह से पसंद नहीं थी, लेकिन आज तुमने हमारे निर्दोष बहू की जान लेने की कोशिश की। तुमने राणा परिवार की मर्यादा और इस घर की खुशियों पर वार किया है। हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। सभी लोग राइमा को नफरत और गुस्से से घूर रहे थे। जब राइमा का मुखौटा पूरी तरह उतर गया तो उसका वह असली शैतानी और सन की रूप बाहर आ गया। उसने अपने बिखरे बाल झटके से अपनी आंखों पर से पागलों की तरह घुमाई और एक खूंखार लहजे में हंसते हुए और चिल्लाकर बोली, हाँ हाँ, यह सब मैंने ही किया और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मुझे इवांस चाहिए था और यह 2 कौड़ी की लड़की इशिका हमारे बीच आ रही थी, इसलिए मैंने उसे रास्ते से हटाने के लिए ये सोचा। इवांस, उसे छोड़ दो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। मुझे पता तुम मुझसे प्यार करते हो। राइमा अभी अभी अपनी बकवास ही कर रही थी कि सोफे पर बैठे इवांस की आंखों में साक्षात काल उतर आया। इवांस ने अपनी भारी आवाज़ में दारते हुए कहा, बंद करो अपनी जुबान। तुम जैसी घटिया औरत का नाम भी हमारी जुबान पर आए तो हमें घिन आती। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी रानी साह के हैं और उन्हीं के रहेंगे। वह अभी भी पागलों की तरह चीखने वाली थी कि तभी अचानक पीछे से एक और जोरदार थप्पड़ राइमा के गाल पर पड़ा। वह थप्पड़ इतना मजबूत था कि राइमा अपना संतुलन खो बैठी और सीधे धड़ाम से संगमरमर के फर्श पर गिरी। उसने गुस्से से जैसे ही कराते हुए ऊपर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि खुद मिस्टर आहूजा थे। राइमा के पिता इवांस ने पहले ही उन्हें राइमा की सच्चाई बता दी थी ताकि वह अपनी बेटी का असली चेहरा देख सके। मिस्टर आहूजा की आंखों में अपनी बेटी की इस घिनौनी करतूत को देखकर शर्म और गहरे आंसू थे। तभी रणधीर जी ने बेहद गंभीर और कड़क आवाज में मिस्टर आहूजा से कहा, मिस्टर आहूजा, प्लीज़ अपनी इस बेटी को अभी के अभी यहाँ से ले जाइए।
इसने हमारी बहू को जान से मारने की कोशिश की। अगर आप हमारे दोस्त नहीं होते तो आपकी बेटी को हमारे घर की बहू व जान से मारने के जुर्म में इवांस अब तक उसके टुकड़े टुकड़े कर चुका होता। मिस्टर आहूजा ने अत्यंत शर्मिंदगी के साथ पूरे राजवंश और राणा परिवार के सामने अपने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने रोते हुए अपनी बेटी की इस भयानक गलती के लिए माफ़ी मांगी। उन्होंने ज़मीन पर पड़ी राइमा को बेदर्दी से हाथ से पकड़ा और घसीट और नफरत से देखते हुए पहले से बाहर खींच ले गए। राइमा रोती हुई बिलखती हुई अपने ही पिता के हाथों जिल्लत झेलकर हमेशा के लिए विदा हो गई। उसके जाने के बाद हॉल में एक गहरा सन्नाटा छा गया। दोनों परिवार के सदस्य वापस सोफे पर बैठ गए। दादाजी, अभिराज और रणधीर जी उस घटिया लड़की की नीच हरकत और घिनौनी साजिश देखकर पूरी तरह हैरान और अवाक थे। इस तूफान के शांत होते इवांस ने सोफे के नीचे बड़े ही प्यार से इशिका का हाथ थाम लिया। इशिका ने भी मुस्कुराकर अपने पति को देखा। राइमा का घमंड हमेशा के लिए मिट्टी में मिल चुका था और राणा परिवार में एक बार फिर से वफादारी और इश्क की खुशियों की जीत हो गई थी।